नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कविन सचान। देश में राज्यों की आर्थिक सेहत कैसी है, ये देखना बेहद अहम है। सवाल इसलिए भी है कि क्या राज्यों की वित्तीय सेहत ठीक है, क्या राज्य तय राजकोषीय घाटे की सीमा रेखा के दायरे में है। लेकिन हाल के आंकड़े बताते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। देश के 19 राज्यों के लिए राजकोषीय तस्वीर, जो कुल राज्य के बजट का 90% है, बहुत उत्साहजनक नहीं है। उनका राजकोषीय घाटा उनके बजट अनुमानों का 62.5% था, जो 8 वर्षों में सबसे ज्यादा खराब था। इन राज्यों में पिछले 5 फिस्कल में बजट अनुमान का औसत 44.3% राजकोषीय घाटा था। केरल, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजकोषीय घाटे ने अपने पूरे साल के बजट अनुमान लक्ष्य को पार कर लिया है। महाराष्ट्र में वित्त वर्ष 19 के पहले 9 महीनों में बजट अनुमान का 25% बजट अधिशेष था। वित्त वर्ष 2019 के पहले 9 महीनों में 19 राज्यों का कुल खर्च 14.5% तक बढ़ा हुआ है। तो आज समझेंगे अपने कार्यक्रम में कि किस तरीके से राज्यों की आर्थिक सेहत नजर आ रही है और क्या ये मजबूत है या कमजोर है। अगर आरबीआई की पुरानी रिपोर्ट को समझे तो इशारा साफ है कि पिछले 4 साल में राज्यों की आर्थिक सेहत पहले से खराब होती गई है। वजह क्या है, कैसे सुधरेगी और क्या इसके उपाय हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हैं। अभिनव प्रकाश हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपका स्वागत है अभिनव। दीपशिका हमारे साथ हैं, सीनियर एडिटर हैं द इकोनॉमिक टाइम्स में। आपका स्वागत है। और जयंत दास गुप्ता हैं, एक्स सेक्रेटरी इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आपका स्वागत है सर। शुरुआत जयंत सर आपसे करना चाहूँगा। जब हम ओवरऑल देश की आर्थिक तस्वीर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश में जो योगदान की बात करूँ, जो शेयर की बात करूँ, उस पर राज्यों का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन जब राज्यों की आर्थिक सेहत के चार्ट को देखते हैं तो काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि हालत ठीक नहीं है। कैसे आप देखते हैं आरबीआई की रिपोर्ट और हाल का जो आंकड़े हमारे सामने करीब 19 राज्यों के? सबसे पहली ये बात हमें स्वीकार करना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में जो राज्यों के पास जो डिस्क्रेशन था, विवेक था अपनी ओर से टैक्स या राजस्व बढ़ाने का, उसमें ह्रास होता जा रहा है। अगर पिछले आप 2011 से लेकर 18 तक के आंकड़े देखें तो लगभग 48% जो राजस्व थे वो केंद्रीय दर से वो निर्धारित हो जाते थे, और पिछले वर्ष उसमें और 17% की वृद्धि हुई है। इसलिए बड़े राज्यों में लगभग 65% जो राजस्व आ रहा है उस पर उसके दर निर्धारण में और कई बातों में राज्य सरकारों का कोई विवेक नहीं है, वो एक गिवन के रूप में है। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर डाउन टर्न है पूरे इकोनॉमी में, जहाँ कंज्यूमर डिमांड घट रहा है, जहाँ प्रोडक्शन भी अफेक्टेड हुआ है, जैसे हमने देखा है ऑटो सेक्टर में, स्टील में, सीमेंट में, कई और कोर सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ में, तो उसके चलते राजस्व का जो हमारा कलेक्शन हो रहा है, संग्रहण हो रहा है जीएसटी में ही, जो मुख्य स्रोत है राजस्व का, केंद्र का भी और राज्य सरकारों का भी, तो उसमें ह्रास हो रहा है। तो अगर आप फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो वो राजस्व देखा जाएगा कि कितना उनका टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है और टोटल खर्च कितना हो रहा है। अगर टोटल रेवेन्यू में ह्रास हो रहा है तो स्वाभाविक है कि खर्च अगर एक ही तरह से वो बढ़ता जाएगा तो वो ज़्यादा प्रतिशत उसका होगा और फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाएगा। तो स्थिति अभी यही हो रही है, चूँकि संग्रहण राजस्व का जो है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू घट रहा है, या जिस तरह से उसमें वृद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, और जो खर्च हो रहा है वो पहले के जैसा ही चल रहा है, इसलिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। दीपशिका, क्योंकि अगर 2019 के फाइनेंशियल ईयर के 9 शुरुआती महीनों की बात करें और जब टैक्स कलेक्शन की आपने बात की दासुता सर, अनुमान था कि 20% के आसपास जो है नज़र आ रहा है, जो पिछले साल इन्हीं 9 महीनों में 37% था। नहीं, साफ है कि 17% की कमी दिख रही है। लेकिन जो खर्चे हैं, पूंजीगत अगर खर्चे की बात करें, राजस्व में 39 और 40% का इंक्रीज राज्यों ने किया है। यानी कि आपके पास कलेक्शन कम है, इसके बावजूद आपके खर्चे करीब 40% के आसपास बढ़े हैं। क्या ये बड़ी वजह है या कुछ और?
तो अगर आप देखें कि चुनावों के करीब बहुत सारे राज्य थे, इन्होंने बहुत सारी योजनाएं अनाउंस कर दी थी, बहुत पॉपुलिस्ट योजनाएं थी। जैसे किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए बहुत सारी योजनाएं। तो बहुत सारे ये जो राज्य थे, इन्होंने खर्चे अपने मतलब जितनी चादर थी उससे बाहर फैलाए। तो जाहिर है कि वो अब नज़र आ रहे हैं। कर जैसे कि जैन जी ने बताया अभी, उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इस आर्थिक स्थिति में कर जो है इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे नहीं। तो जब राज्यों ने अपने खर्चे जितने थे उससे ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वो वित्तीय स्थिति मतलब उतनी ख़राब हुई है और वो नज़र आ रही है। बहुत सारे राज्य अब चाह रहे हैं, उन्होंने लिखा है केंद्र को कि आप हमारे लिए FRBM का लिमिट रिलैक्स कीजिए, हमें और बोरो करने दीजिए। और बहुत सारे ये राज्य जो हैं, जैसे केंद्र से भी उनको जो पैसा जा रहा है, बहुत सारा पैसा जो है वो खर्चा नहीं किया गया है राज्यों की तरफ से। जो नेक्स्ट लेवल होता है डेवल्यूशन का, डिस्ट्रिक्ट और पंचायत लेवल का, वो गया नहीं है। वो सिस्टम में पैसा है, वो पैसा होते हुए भी वो मार्केट से बोरो कर रहे हैं। और केंद्र को अब इसी चीज़ की चिंता हो रही है कि अगर राज्यों के पास पैसा है तो आप क्यों बाजार से बोरो कर रहे हैं, क्यों उसका आप ब्याज वहन करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी तो एक आपके ऊपर खर्चा, आपकी खर्चा बढ़ाने की बात है। अभिनव, कैसे देखते हैं राज्यों की आर्थिक स्थिति को और संसाधनों के मुकाबले या तुलना में मैं कहूँ जो खर्चे हैं, ये जानते हुए भी कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, या फिर अगर आप फ्यूचरिस्टिक हैं और देखते हैं बाजार को या डिमांड को, उसके हिसाब से खुद को तैयार न करना, जैसा कि दीपशिखा ने कहा कि चुनाव से पहले इस तरह के वादे या घोषणाएं, जिससे आपका बर्डन और बढ़ गया। जी की ये बात सही है कि सबसे पहला कारण जो घाटा बढ़ता जा रहा राज्यों का वो है कि आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर खत्म हो गई है अपने टैक्सेस को फिक्स करने की। आपका मैक्सिमम जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जीएसटी में चला गया है, जो आपका गिवन रेट होता है, जो जीएसटी काउंसिल से होता है। पहले राज्य अपने टैक्सेस को बदल देते थे, कभी फ्रिज पे बढ़ा दिया, कभी एसी पे बढ़ा दिया, तो कुछ ना कुछ बैलेंस आउट कर लेते थे। दूसरा कारण है, जैसे कि इन्होंने सही बोला कि पॉपुलिस्ट स्कीम्स हो गई, जैसे कि दिल्ली में फ्री बिजली पानी दे रहे हैं आप, कहीं फार्म लोन वेवर दे रहे हैं, और 7th पे कमीशन भी कुछ राज्य इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी इसको असर कर रही हैं। इसके अलावा दो कारण और हैं कि आपके जो खर्चे हैं वो भी कमिटेड होते चले जा रहे हैं। जैसे सेंट्रल स्कीम्स होती हैं, तो आपकी कोर ऑफ द कोर सेंट्रल स्कीम्स हैं जो सेंटर पूरा फंड करता है। उसके अलावा कोर स्कीम्स हैं जो मेरे ख्याल से 19 काफ़ी बड़ी स्कीम्स हैं, जिसको इसमें राज्यों को भी खर्च करना पड़ता है, अराउंड 40%। तो आपके वो खर्चे कमिटेड होते जा रहे हैं, आपका एक्सपेंडिचर साइड जो है फिक्स्ड होता जा रहा है, आपका रेवेन्यू साइड भी जो है उसको आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा एक है कि जो आपका 11th, 12th और 13th फाइनेंस कमीशन था, तो उसमें दो क्राइटेरिया थे कि आप फिजिकल कंसोलिडेशन कर रहे हैं और आप टैक्स रेज करने का कितना एफर्ट कर रहे हैं, उस पर भी आपको जो ट्रांसफ़र होता था सेंटर से वो डिपेंडेंट होता था। तो राज्यों के पास इंसेंटिव था कि हम कंसोलिडेशन करें और ज़्यादा खर्चे, जिसको बोलते हैं कि अननेसेसरी खर्चे, पॉपुलिस्ट खर्चे ना करें। 14th फाइनेंस कमीशन में वो क्राइटेरिया दोनों खत्म कर दिए गए। तो आपके पास 14th फाइनेंस कमीशन में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि राज्यों को फिजिकल प्रूडेंस फॉलो करना पड़ेगा तभी आपको सेंटर से ग्रांट और रेवेन्यू ट्रांसफ़र होगा। तो मेरे ख्याल से वो भी एक कारण इसमें रहा है। दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म में देखें तो राज्यों की आर्थिक हालत, घाटे की वित्तीय हालत कोई कंसिस्टेंट नहीं रही है। 80s में बहुत ख़राब थी, 90s में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ तो थोड़ी कंसोलिडेट हुई, लेट 90s तक फिर से बहुत ख़राब हो गई। फिर आपका FRBM एक्ट आता है और बाकी चीज़ें आती हैं, वैट आता है, तो फिर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ। 2008 के पास फिर ख़राब हो गई बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और 6th पे कमीशन। फिर उसके बाद जो हाई ग्रोथ थी 11-12 उसके बाद की, तो फिर से थोड़ी सुधर गई। वो अब हम फिर से देख रहे हैं कि फिर से वो डाउन टर्न में जा रही है। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो राज्यों की वित्तीय हालत का कोई कंसिस्टेंट ट्रेंड नहीं रहा है, ये खराब होती रही है, बीच बीच में कहीं कहीं सही होती रही है। तो इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, जिसको हमको देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में कि कैसे इसको सुधारा जा सके। तो सर, ये जो अभिनव करें बहुत अहम है, क्योंकि मैं भी 80 के दशक से देख रहा था कि तकरीबन 5 से 7 साल का ऐसा गैप है जिसके बाद अप एंड डाउन का सिलसिला लगातार दिख रहा है। कुछ राज्य इसमें अपवाद ज़रूर है, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की बात करें, लेकिन क्या जो मॉडल है टैक्स कलेक्शन का या फिर जो रिसोर्सेज हैं उनका पोटेंशियल जिस तरीके से है उसको मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे हैं स्टेट, ये दिक्कत है, या फिर फ्यूचर को लेकर किस तरीके से अपने संसाधनों को विकसित करना है और उसका जरिए आपको समृद्ध होना है, राज्य वहाँ पर चूक रहे हैं?
जो राज्यों की का जो अधिकार क्षेत्र है, अगर आप देखें तो उन्हें मुख्य रूप से जो रेवेन्यू के सोर्स उनके लिए जो हैं, एक तो सेंट्रल ग्रांट्स और सेंट्रल डेवोल्यूशन है, जो अभी लगभग 42% जो आपके डिविजिबल पूल का है वो राज्यों को जा रहा है। उसके अलावा सेंट्रल ग्रांट्स आते हैं जो टायर्ड ग्रांट्स हैं आपके किसी न किसी योजना, जैसे अभिनव जी ने बताया अभी 19 योजनाएं हैं। कई योजनाएं इस तरह की हैं जिसमें टायर्ड ग्रांट्स हैं, 60% 70% केंद्र सरकार वहन करती है और शेष जो है राज्य सरकार को देना पड़ता है अपनी ओर से, अपने संसाधन से। तीसरी चीज़ है कि राज्यों का अगर आप देखें तो अपने रेवेन्यू के स्रोत क्या हैं, तो उसमें एक मुख्य स्रोत था जो वैट था, वो अब जीएसटी में सम्मिलित हो गया है, इसलिए उसमें अब बहुत गुंजाइश नहीं है। जो जीएसटी कलेक्शन होगा उसमें से उन्हें राशि मिलेगी, जो उनके राज्य से कलेक्टेड हो रहा है वो मिलेगा और सेंट्रल पूल से मिलेगा। दूसरा है कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो लिकर पर, शराब पर लगती है, तो कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने नशाबंदी की है, उदाहरण स्वरूप जैसे बिहार, तो उन्हें करीब 5,500 करोड़ 6,000 करोड़ का राजस्व मिलता था, तो वो स्रोत बंद हो गया है। उसके बाद आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात आती है। अब आप देखेंगे कि जैसे ट्रक्स की बिक्री कम हो गई है, गाड़ियों की बिक्री कम हो गई है, तो रोड टैक्स के स्रोत से जो आ रहा था उसमें भी ह्रास होगा। चौथा है जो आपके रेवेन्यू से आता है रजिस्ट्रेशन से, लैंड के या फ्लैट्स वगैरह के, बिल्डिंग्स के, तो उसमें भी अब चूँकि हाउसिंग सेक्टर अभी थोड़ा उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, इसलिए उस रेवेन्यू सोर्स में भी अब कमी आ रही है या वृद्धि नहीं हो रही है। तो स्टेट के जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के जो उनके पास जो अधिकार हैं उसमें आप देखेंगे कि कुछ सीमाबद्धता है। अब एक और बात है इसमें, नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे होता है, जैसे आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं तो आपने लाइसेंस फ़ी दिया उस पर, और आपके अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, अगर वो फ़ायदा में चल रहे हैं, उनमें मुनाफा हो रहा है, तो उससे रेवेन्यू आ सकता है। तो अगर आप स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करें तो बहुत कम ही ऐसे हैं जिनसे मुनाफा हो रहा है, और जो मिनरल रिच स्टेट हैं उन्हें अभी भी कुछ हद तक उनका वो एडिशनल उन्हें नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलता है, लेकिन बाकी स्टेट्स में ऐसी स्थिति नहीं है। इसीलिए संक्षेप में यह कहना चाहता हूँ कि स्टेट्स जिस प्रकार से रेवेन्यू रेज करेंगे उसमें काफ़ी प्रकार की पाबंदियाँ हैं, सीमाबद्धताएँ हैं। और जहाँ तक खर्च का सवाल है, जैसे अभी दीपशिखा जी ने, अभिनव जी ने, दोनों ने कहा, ऋण माफ़ी जो हुआ है खासकर कृषि क्षेत्र में, ये एक बात है। दूसरी बात है कि एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम था उदय योजना के तहत, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी बिजली की, तो उनका 75% जो आपका बकाया था, जो डेट था, उसे राज्य सरकारों को अपने खाते में लेना पड़ा है। तो उसके चलते भी रेवेन्यू डेफिसिट अफेक्टेड हुआ है और वो रिफ्लेक्टेड हो रहा है। वो तो था ही, शुरू से ही स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी थी, चूँकि स्टेट गारंटीज़ उसमें दिए हुए थे, लेकिन अब वो सीधे स्टेट के खाते में आ गया है। उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस अगर आप देखेंगे, बहुत सारे राज्यों में पथ परिवहन निगम हैं, तो उनके जो वो अक्सर घाटे में चलते हैं, तो उनके भी जो घाटे हैं वो भी लाना पड़ेगा, या कई राज्यों ने वो अंतरण कर दिया है अपने खाते में, तो उसके चलते भी रेवेन्यू बढ़ा है, डेफिसिट बढ़ा है। तो ये कई बातें हैं। तो बात अंततः ये है कि जो स्टेट के पास डिस्क्रेशन है, जो विवेक है, जो एवेन्यूज़ हैं राजस्व बढ़ाने के, वो सीमित हैं। दीपशिखा, क्या वाकई मैं इसमें ना एक चीज़ बोलना चाह रही थी कि जीएसटी में राज्यों का जो रेवेन्यू है वो 14% की ग्रोथ रेट से उनको मिल रहा है। तो चाहे केंद्र को कॉम्पेंसेशन सेस का जो किटी है उसमें आए उतना सेस या नहीं आए, राज्यों का जो रेवेन्यू है वो 2016 से 14% की ग्रोथ के हिसाब से उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा अगर उनके रेवेन्यू में कमी होती है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो जीएसटी के
वजह से उनको ऐसा कोई घाटा नहीं हो कोई रहा, नुकसान नहीं कोई हुआ, नुकसान फायदा ही नहीं हो रहा है, अगर उल्टा डाउन भी है। फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर शायद वैट होता और आर्थिक स्थिति यही रहती तो हो सकता है कि वो 14% की ग्रोथ नहीं देख रहे होते अभी। अब सवाल ये कि राज्यों को लेकर मैं आंकड़े देख रहा था, बड़े राज्य हो या छोटे राज्य, और पहले ये कहा गया कि छोटे राज्य बनाने से आर्थिक तौर पर वो पैरों पर खड़े हो जाएंगे, प्रशासनिक क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन छोटे राज्यों का हाल भी बड़े राज्य बिहार या उत्तर प्रदेश से अलग नहीं है। तो फिर मॉडल किस तरफ राज्य कैसे सस्टेन करेंगे? छोटे राज्यों में अलग किस्म की समस्या हो गई है, क्योंकि उनके खर्चे, उसका डेवलपमेंट, जो शुरुआती तौर का डेवलपमेंट था, उस सारे को देखें और उनके आय के स्रोत जो हैं, अगर आप वो देखें, वो बहुत ही सीमित हैं बड़े राज्यों के कंपैरिजन में। तो उनके लिए मतलब बहुत चैलेंजिंग है कि उस पूरी स्थिति को वो मिल पाए। और हालांकि ये सोचा गया था कि वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे खर्चे में, और उनका मतलब चूँकि साइज़ छोटा है तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी, बट ऐसा हुआ नहीं है। मेरा ख्याल है इस पे मतलब इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये राज्य खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा ये सब्सिडी भी दे रहे हैं अपने यहाँ पे लोगों को, एडिशनल सब्सिडी दे रही है, जो बड़े राज्यों में शायद उतना नहीं है जितना छोटे राज्यों में दिया जा रहा है। तो उसका असर इनके ऊपर पड़ रहा है। अभिनव, अब सवाल ये कि जैसे कि कहा जैन सर ने कि राज्यों के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्या वाकई ऐसा है कि टैक्स लगाने या कलेक्शन को लेकर उनके पास बहुत ज़्यादा एल्बो रूम नहीं है और इसलिए सब कुछ डिपेंड रहना पड़ रहा है सेंटर है उससे आने वाले जीएसटी के थ्रू टैक्स पर? या फिर मैं कहूँ कि जिस तरीके से, क्योंकि पिछले 3 दशक में 80 के बाद से अगर आप देखेंगे आंकड़े, टैक्स का हिस्सा बढ़ा है, चाहे वो पहले वैट के ज़रिए हो या फिर अब जीएसटी के ज़रिए, लेकिन उसके अनुपात में राज्यों के जो खर्चे हैं, जो कि मैं कहूँ कि रिसोर्स या फिर उसकी बजाय ब्याज या ऐसे मद पर जिससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो कई राज्यों में 5 से 7 गुना हो चुके हैं पिछले 3 दशक में। जी, आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। देखिए, राज्यों के पास अभी भी स्कोप है अपना टैक्स बढ़ाने का। पहली बात है कि राज्यों के स्तर पे जो प्रशासनिक क्षमता है, जो कैपेसिटी है, बहुत ही कम है। टैक्स का जो कलेक्शन है वो राज्यों में बहुत अच्छा नहीं होता है। आप जीएसटी की भी बात करें तो उसमें जो सेंट्रल का हिस्सा है, जो सेंट्रल जीएसटी है, वो तो बढ़ते जा रहा है अच्छे से, लेकिन जो स्टेट का हिस्सा होता है, जो स्टेट के पास जा रहा है, जो वो डायरेक्ट कहीं से कलेक्ट करती है, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की इंप्रूवमेंट की संभावना है, आपके टैक्सेस बढ़ सकते हैं। जैन साहब ने बहुत सारे एवेन्यूज़ बताए थे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन है, मिनरल्स है, बहुत सारे इस तरीके से हैं जिससे आपके आ सकते हैं। एक और है प्रॉपर्टी टैक्स। आपके जो शहर हैं, बड़े शहर से बेंगलोर हो गया, गाजियाबाद हो गया, बगल में लखनऊ हो गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स का असेसमेंट और कलेक्शन सही से नहीं होता है। अगर राज्य इन पे भी फोकस कर लें, जो बड़े शहर हैं, तो आपका बहुत बड़ा हिस्सा आपका जो है टैक्सेस का यहाँ से मोबिलाइज हो सकता है। लेकिन जो ये डेफिसिट की बात हो रही है, इसमें मेन कारण ये है कि आपका फिजिकल डेफिसिट का जो फिजिकल एक्सपेंडिचर है वो आप ज़्यादा कमिट कर दे रहे हैं जितना आपका रेवेन्यू है या जितनी आपकी कैपेसिटी है मोबिलाइज करने की। तो यहाँ पे एक मिसमैच है। और यहाँ पे मैं पर्सनली ये नहीं मानता हूँ कि फिजिकल डेफिसिट कोई बहुत बुरी चीज़ है। मुझे लगता है जो 3% का टारगेट है वो आर्बिट्रेरी है। स्पेशली अगर स्लो डाउन है तो सेंटर को भी और स्टेट को भी ब्रीच करना चाहिए और एक्सपेंडिचर करना चाहिए, खासतौर पे आज के समय में। लेकिन इसमें आता है कि उसका आपका जो डेफिसिट होगा उसका कॉम्पोजिशन क्या, उसकी क्वालिटी क्या है। आप सिर्फ लोन वेवर दे देंगे, आप सिर्फ लोगों को फ्री बिजली पानी दे देंगे तो वो लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगा। लेकिन अगर राज्य और केंद्र दोनों फिजिकल डेफिसिट टारगेट को ब्रीच करके प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इसको इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया या एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट करेगा। तो फिजिकल डेफिसिट अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक ग्रोइंग इकोनॉमी में फिजिकल डेफिसिट होगा और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, क्योंकि आपको डेवलपमेंटल नीड्स बहुत ज़्यादा हैं। क्वालिटी ऑफ फिजिकल डेफिसिट जो है वहाँ पे राज्य सरकारें चूक जाती हैं। खासतौर पे जो छोटे राज्य हैं, आपने बताया, छोटे राज्यों में क्या होता है कि जो लोकल पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत हो जाता है सरकार में। यूपी में क्या होगा कि एक लॉबी आपको प्रेशराइज करेगी तो सरकार कहेगी हम आपकी नहीं सुनेंगे क्योंकि बाकी लोग हमको वोट कर लेंगे। छोटे राज्य में क्या होता है, आप दबाव में आ जाते हैं, तो आपको किसानों को देना ही देना है, आपको इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडी देनी ही देनी है। तो छोटे राज्यों में ये प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से बात अंततः इसी पे आ रही है कि क्वालिटी ऑफ फिजिकल डेफिसिट मैटर करता है, और जो आपका डिटोरिएट हो रहा है वित्तीय जो स्थिति है उसका कारण है कि स्टेट्स मिसमैच कर रहे हैं अपने रेवेन्यू में और अपने एक्सपेंडिचर में, और जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो अधिकतर जो है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है।
दीपशिखा, कोई उम्मीद दिखती है? और राज्यों के जो अलग अलग मॉडल हैं, मैं कहूँ कि इंडस्ट्री के लिहाज से, चाहे वो कुछ राज्य जहाँ पर इंडस्ट्री फोकस हैं, कुछ टूरिज्म को लेकर हैं, कुछ एग्रीकल्चर को लेकर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मॉनेटरी पोजीशन कहें या फिर मैं कहूँ कि आर्थिक सेहत की मजबूती दिखनी चाहिए थी, वो नज़र नहीं आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्यों में जो एक फिस्कल एफिशिएंसी होना चाहिए खर्चे को लेकर के, वो आनी बहुत ज़रूरी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी बहुत ज़रूरी है। और केंद्र को अब जो इस बात की चिंता, वो इसी बात की चिंता है कि आप खर्चा कर रहे हैं, लेकिन खर्चा जो है केंद्र से पैसा जा रहा है, आपके भी सिस्टम में पैसा है, वो पैसा रिलीज़ नहीं हो रहा है, वो सिस्टम में अटका हुआ है। तो आप एक एफिशिएंट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाइए कि आपके पास अगर सिस्टम में पैसा है, पैसा होते हुए आप जाकर के बाज़ार से उधार ले रहे हैं, आप कर्जा उठा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये एफिशिएंसी अगर आप ले आएंगे तो उसी से सिस्टम में आपको नज़र, आपकी बहुत सारी बचत उसी से हो जाएगी। जरूरत क्यों पड़ रही है? राज्य क्यों ऐसा कर रहे हैं कि सेंटर फंड होने के बावजूद आप बाजार से? तो मैं यही कह रही हूँ कि वो एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी है नहीं, वो मॉनिटरिंग सिस्टम्स नहीं है। राज्य सरकार उतने एफिशिएंटली मॉनिटर नहीं कर रहे हैं एक्सपेंडिचर को, जैसे केंद्र में होता है कि रिलीज़ किया गया और केंद्र ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को अब क्लियरली ये बोल दिया, जैसे वित्त मंत्रालय ने, कि आप खर्चा आपका हो चुका है, आप हमें बताइए कि रिलीज़ हो गया, उसके बाद हम दूसरा आपको आगे नेक्स्ट उसकी किश्त होगी तब देंगे। तो राज्यों को भी ऐसा ही कोई मॉडल फॉलो करना पड़ेगा अगर ये एफिशिएंसी नहीं ला पाएंगे। और दूसरा चीज़ है, ये जो शॉर्ट टर्म जो गेन्स के लिए और राजनीतिक उसके लिए बहुत सारे योजनाएं राज्य सरकार जो हैं वो ले लेती हैं। अब उसका खर्चा तो राज्य को ही वहन करना है, राजनीतिक पार्टी ने तो अनाउंस कर दिया जो भी है वहाँ पर, लेकिन उसका खर्चा तो राज्य को उठाना ही होगा। आप सब्सिडी आपने बड़ा अनाउंस कर दिया, लेकिन आपके जो कर हैं, आपका जो आमदनी है, वो उसको मैच नहीं करता है। तो ये एक स्टेट्स में एक जो जिम्मेदारी होनी चाहिए इस पूरे उसको लेकर के, ये आनी बहुत ज़रूरी। बीच में रियलाइजेशन आया था, जैसा कि अभिनव जी ने कहा, और 14वें फाइनेंस कमीशन के बाद चूंकि ये कंडीशन नहीं है, तो उसके बाद से ये अब जिम्मेदारी ऐसा लगता नहीं, मतलब कि स्टेट्स में थोड़ा सा ढीलापन हो गया इसको लेकर। सर, दुनिया के अलग अलग देशों में जहाँ पर संघीय ढांचे हैं, हमने देखा किस तरीके से इस आर्थिक स्थिति में राज्य खुद को मजबूत करते हैं और कहाँ पर हमारे राज्य प्रोफेशनलिज्म में या फिर मैनेजमेंट को लेकर या फिर स्कीम से या फिर स्कीम का रिवीजन न करना, लैग कहाँ कर जाते हैं, रास्ता क्या है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ पूर्णतः कि सभी राज्यों में वो वित्तीय अनुशासन की कमी है या उनके पास केंद्र सरकार के पैसे रह जाते हैं और उसके बावजूद भी वो मार्केट में जाकर लोन रेज करते हैं। क्योंकि अधिकतर राज्यों में ये देखेंगे कि जैसे हमने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले टाइड सेंट्रल ग्रांट की, कि 60% या 70% किसी योजना में, जैसे फ़र्ज़ कीजिए मिड डे मील स्कीम है या इस प्रकार की अन्य योजनाएं हैं, उसमें राज्य का भी अपना शेयर होता है। तो वो जो उसमें अगर डाइवर्शन करके अपने खर्च करें दूसरे मद में, तो फिर उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट राज्य सरकार दे नहीं पाएगी। इसीलिए वो राशि हो सकता है कि खर्च नहीं हुई हो पूर्णतः, लेकिन वो रह जाती है, इसलिए चूँकि राज्य को भी अपना शेयर दे करके उसका पूरा उपयोगिता प्रमाण पत्र देना पड़ता नहीं दे पा रहा, इसलिए होल्ड पर है। यस, ये खर्च हो रहा है राशि, लेकिन उसमें कई बातें हैं कि वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने में देर हो जाती है। चूँकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है वेज एंड मीन्स पोजीशन, और वो डेली का डेली रिपोर्ट आता है राज्य सरकार के पास कि हमारे खाते में आज कितनी राशि है, कितना जमा हुआ और आज का खर्च कितना हुआ। तो इसलिए ये बात अब तो कंप्यूटराइजेशन भी हो गया है। लेकिन अगर कुछ राज्य इस तरह का कर रहे हों जिनके पास राशि है जो वो जिसका उपयोग वो कर सकते हैं बिना ऋण, अतिरिक्त ऋण लिए हुए, तो उनको ऐसा करना चाहिए। ये तो सही बात है।
लेकिन अधिकतर राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है मेरे और ख्याल लोक से। लुभावन स्कीम से उस तरह के उससे बचना ये चाहिए। तो बिल्कुल सही है। ये अल्टीमेटली पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रश्न है कि किससे वो पॉपुलिस्ट स्कीम्स होंगे तो उससे शायद वो राजनीतिक सत्ता में कायम रहने में सुविधा होती है, और उससे राज्य की सेहत पर, आर्थिक सेहत पर क्या असर ज़रूर पड़ेगा, असर पड़ता है। उससे ज़रूर उसकी असर चिंता वो नहीं करते हैं। ज़रूर असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समझाने के लिए फिलहाल जो राज्यों की आर्थिक सेहत है वो कितनी मजबूत या कमजोर है और उसके पीछे के कारण क्या हैं और वजह क्या है जिनके चलते इसे और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।